उधर संभल में हिंसा की आग भले ही थम गई हो, लेकिन कई सवाल सुलग रहे हैं। जुमे की भीड़ में जो सर्वे शांतिपूर्वक पूरा हुआ, आखिर शनिवार को कैसे हालात बेकाबू हो गए? पुलिस प्रशासन हिंसा की अब जो थ्योरी दे रहा है, उसे पहले डिकोड करने में नाकाम कैसे रह गया? सुरक्षा बलों पर पत्थरों की बरसात, ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज और आगजनी की तस्वीर। संभल की फिजा में हिंसा के ये निशान अब भी कई सवालों को उठा रहे हैं। इन सवालों की तह तक जाने और रविवार की साजिश से पर्दा उठाने के लिए पहले देखिए आखिर शुक्रवार को क्या हुआ था। बाकी दिनों के मुकाबले जुमे के दिन मस्जिद में भारी भीड़ होती है। 22 नवंबर को एक तरफ संभल की शाही मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई। संभल की शाही मस्जिद में सर्वे की खबर सुनकर स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क भी जुमे की नमाज के लिए दिल्ली से सीधे संभल पहुंचे। नमाज पढ़कर उन्होंने सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल खड़े किए। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स, यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही। 22 तारीख यानी शुक्रवार को माहौल शांत रहा। 23 को भी माहौल शांत ही रहा। 24 तारीख को संभल में दंगे जैसे हालात बन गए। सर्वे टीम सुबह सुबह शाही मस्जिद पर पहुंची, लेकिन इलाके में भारी भीड़ जुट गई और सर्वे टीम और उसके साथ मौजूद सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। पहला सवाल है कि सुबह सुबह मस्जिद के बाहर भीड़ कैसे जुटी। 24 तारीख की इस तस्वीर को देखिए। मुंह पर नकाब ओढ़कर हाथों में पत्थर थामकर भीड़ का सैलाब शाही मस्जिद के बाहर जुट गया। इन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि ये भीड़ नमाज के लिए तो नहीं पहुंची थी। कैमरे पर जब इनकी तस्वीरें कैद हो रही थी तो कैमरा पर्सन को भी धमकाते हुए नजर आ रहे थे। दूसरा सवाल है कि क्या भीड़ जुटाने की साजिश पहले से रची गई? सर्द मौसम में सुबह सुबह मस्जिद में एक साथ इतनी भीड़ जुटना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या दंगों में किसी नेता की कोई भूमिका है या किसी धर्मगुरु ने भीड़ को बुलाया था? संभल पुलिस ने शाही मस्जिद के सदर जफर अली को हिरासत में लिया। मुझे लेके जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तैयार हूँ मैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कल तो आप बकायदा कप्तान साहब के रिक्वेस्ट पे आप गए थे। हाँ, मैं गया था। कोई परेशानी नहीं। तो फिर उसके बाद आपका रोल कैसे गड़बड़ा? पता नहीं कैसे है। तीसरा सवाल है कि आखिर अचानक भीड़ जुटी तो इतने पत्थर कैसे आ गए? संभल में दंगों को लेकर सड़कों पर ये पत्थर ईंट बड़ी साजिश की गवाही दे रहे हैं। शाही मस्जिद के किनारे पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ आखिर इतनी बड़ी तादाद में ईंट पत्थर कैसे आए? क्या इन्हें किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर लाया गया था? चौथा सवाल, संभल में इतनी बड़ी साजिश रची गई तो पुलिस के खुफिया तंत्र को भनक कैसे नहीं लगी? सड़कों पर भीड़, हाथों में पत्थर और तमंचे लहरा रही थी। अगर ये सब पहले से प्लान का हिस्सा था तो पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पांचवा सवाल ये कि क्या जुमे के बाद सर्वे के बावजूद सुरक्षा में कमी थी? क्या सर्वे के बावजूद सुरक्षा बल कम रखा गया था? तस्वीरें देखिए, भीड़ का सैलाब सड़क पर है, सामने कुछ ही सुरक्षा बल मौजूद है। भीड़ बेकाबू होकर सामने वालों को पुलिस वालों के पीछे धकेल रही है। संभल दंगों के लिए पुलिस ने 800 अज्ञात लोगों और स्थानीय सांसद जियाउर रहमान के साथ विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल को नामजद किया है। संभल के उपद्रव में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने गोली चलाई, जबकि पुलिस का कहना है कि आपसी फायरिंग में ही लोगों की जान गई है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि गोली आखिर चलाई किसने? गोली लग गई उसके, नहीं उनके गोली लग गई। बहुत दूरी से, मस्जिद की बहुत दूरी से जाकर पुलिस ने गोली मारी है। बहुत दूरी से मारी। पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। डीएसपी ने चलवाई है गोली, उसने चलवाई है और उसे होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, वो होने चाहिए। पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे। संभल के उपद्रव में गोली चलाने को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ,
ये सवाल अभी भी कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उपद्रव में मारे गए 4 लोगों को देसी बंदूक की गोली लगी थी। उनकी मौत 315 बोर की गोली लगने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का कहना है कि उनकी मौत देसी कट्टा की गोली से हुई है, न कि पुलिस की बंदूक से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस मामले में एक और थ्योरी है। प्रशासन को शक है कि संभल में उपद्रवियों ने आपस में ही एक दूसरे पर हमला किया था। रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। गोली चलाने के सवाल पर यूपी पुलिस और पीड़ित परिवार आमने सामने हैं। सारे दावे, सारे आरोपों की सच्चाई जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। संभल के उपद्रवियों का अब हिसाब होना शुरू हो गया है। उपद्रव की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि उनके पास उपद्रव के जितने भी वीडियोस हैं, उनके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। तो कहां तक पहुंची संभल की जांच, और वो कौन से वीडियो हैं जिन्हें देखकर पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने वाली है? अब अगली रिपोर्ट। गौर से देखिए इन चेहरों को। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने संभल को सुलगाया है। नकाब पहनकर आए उपद्रवियों को लगा कि वो पत्थर फेंक कर निकल जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उनकी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी सारी करतूतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उपद्रव के वीडियोस के एक एक फ्रेम को पुलिस ध्यान से देख रही है। आप भी गौर से देखें कैसे इन दंगाइयों ने वीडियो बना रहे शख्स को मारने की धमकी दी थी। उन्हें पता था कि वीडियो बनाया जा रहा है, फिर भी उनके चेहरे पर पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था। उम्मीद है कि अब इनकी चाल ढाल बदल जाएगी, क्योंकि रूमाल से ढके चेहरों को जूम करके पुलिस इनकी फोटो निकाल रही है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। और अगर पुलिस की आंखों से कोई फुटेज छूट जाए तो उसके लिए सीसीटीवी का भी ऑप्शन है। जामा मस्जिद के पास लगे सीसीटीवी वीडियोस को खंगाला जा रहा है। जैसे ये जामा मस्जिद से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर स्थित ये मकान है, और इस मकान के बाहर जो है वो एक सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसका जो फेस है वो मेन सड़क की तरफ है, और ये सड़क जो है वो जामा मस्जिद की ओर ही जाती है। उपद्रवियों के पास कई खतरनाक हथियार थे। पुलिस के मुताबिक अवैध तमंचे के साथ वो लोग चाकू लेकर भी पहुंचे थे। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटना स्थल पे, जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। अब तक हुए एक्शन की बात करें तो पुलिस ने कुल 7 एफआईआर दर्ज की है। 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। साथ ही घायल पुलिस अधिकारियों ने भी एफआईआर लिखवाई है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी तक इस उपद्रव के मास्टरमाइंड का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस बार बार कह रही है कि ये काम किसी और का है, और इसमें नए उम्र के लड़कों को आगे किया गया है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है, क्योंकि इस बात की जरूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का, और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। अब नए उम्र के लड़के हों या पुराने, हिसाब तो सबका होगा। उपद्रव के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पुलिस के पास ये वीडियोस हैं, जिनका विश्लेषण जारी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान को भी पुलिस ने हिंसा का आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि जियाउर रहमान और समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल की वजह से संभल में इतनी भीड़ जमा हो गई थी और उन्हीं के उकसावे पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। जुमे के दिन सांसद जियाउर रहमान ने मस्जिद को लेकर एक बयान दिया था, जो अब वायरल हो रहा है।
खुले उससे कह रहा हूँ कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। अब पुलिस कह रही है कि ऐसे बयानों के नाम पर भीड़ को उकसाया गया। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद को चेतावनी दी गई थी, फिर भी वो नहीं माने। जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के सांसद पर आंच आई तो अखिलेश यादव भी बचाव में आ गए हैं और उन्हें लेकर सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंच गए। अखिलेश ने स्पीकर को बर्क पर हुई FIR की जानकारी दी, पूरे मामले में दखल देने की मांग की। यादव की ओर से यह भी कहा गया कि उनके सांसद कल संभल में थे ही नहीं, फिर भी FIR उनके खिलाफ दर्ज हो गई। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? संभल हिंसा को लेकर सियासी जुबानी जंग जारी है और ये कहां पर जाकर खत्म होगी, अभी इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।